सच्चा मित्र है वो है रूस। हाँ, वो कभी न रूस है। रूस भारत से कभी न रूस है, हमेशा लॉकडाउन में न रूसो, न रूसो नहीं, हम न रूसो। हाँ, कभी नहीं रूसता। नाम रूस है पर भारत से कभी नहीं रूसता है। यहां तक कि यहां एक मेरी बात सुनो बेटा, रूस तो देखो ये कौन से देश का नक्शा है? सीधी बैठ जाओ सभी, पहले थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ आराम से, एक दूसरे को पसीना इधर उधर मत पूछो, थोड़ा ठीक रहेगा। थोड़ी दूर जगह बैठो, जगह बना लो आराम से, खूब सारी जगह अपने पास में। आज हम बात करते हैं भारत की स्थिति, अवस्थिति और विस्तार। यानी कोई जो देश है, क्योंकि धरती जो है वो कैसी है, ऐसी माना जाता है कि धरती की आकृति ऐसी है, और इस धरती पर महासागर कितने हैं? 5 महासागर है और 7 महाद्वीप है। अब देखिए बेटा, 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक समंदर है, उस समंदर के चारों तरफ स्थल है। महाद्वीप किसे कहते हैं? कि वह स्थान जिसके चारों तरफ क्या है? पानी हो। जब पानी होता है तो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। अपनी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो बहुत सारे देश है, उनमें भारत भी अपना एक देश है। देखिए भारत से जो कौन कौन से देश बड़े हैं और कौन कौन से देश छोटे हैं, हम बात करेंगे भारत की स्थिति, अवस्थिति और विस्तार। तो अब हम एक ग्लोब का चित्र निकालते हैं अंदर से, क्यों ग्लोब के माध्यम से ये एक पृथ्वी का जो ग्लोब होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, पृथ्वी है। अब देखिए यहां से अपने मानते हैं ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ये क्या है? जिसे अपन 0 डिग्री अक्षांश क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश भी कहेंगे इसको। ये विषुवत रेखा भी कहलाती, क्या कहते हैं इसको? विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको। इसके साथ ही देखिए फिर आगे ऊपर आते हैं अपन, तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यहां से जो धरती है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। 0 डिग्री से उत्तर वाला जो भाग है, इस भाग को अपन कहेंगे, क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे भूमध्य रेखा से नीचे वाला जो भाग है उसे क्या कहेंगे अपन? दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी क्या एक गोला है। जिस प्रकार से गेंद होती है, गेंद के बीच में आपने देखा होगा एक डिजाइन बनी होती है, वहां से उस गेंद का आधा भाग ऊपर वाला होता है और आधे भाग नीचे वाला होता है। उसी प्रकार अपनी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी भी क्या है? 2 भागों में बटी गई है। जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो भाग है, उस भाग को अपन क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। यानी 0 से लेकर के 90 अक्षांश तक, ये 90 अक्षांश, यहां तक क्या है? उत्तरी गोलार्ध। 0 से 90 अक्षांश तक ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। देखिए अब हमने यहां एक रेखा और खींच दी, जिस रेखा का नाम दे दिया अपन ने कर्क रेखा। यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए उत्तर में होने के कारण उसे क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण में होने के कारण उसे क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश। एक रेखा और खींचो यहां से दक्षिणी अक्षांश, जिससे अपन कहते हैं मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री क्या है? दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री दक्षिण में होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे?
दक्षिणी अक्षांश। अब देखिए ये जो अपना भारत है वो भारत कहां स्थित है? ये हमारा प्यारा भारत, सबसे अच्छा भारत, दुनिया से सबसे न्यारा भारत है ना। कौन कौन अपने भारत से प्रेम करता है? सभी करता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए देश प्रेम, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो कर्ज होता है वो मिट्टी का होता है, और इंसान को उस मिट्टी के कर्ज को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन जिस जगह आपने जन्म लिया है वो जो जननी होती है वो सबसे बड़ी मान होती है। और धरती पर तो अपने माँ बाप ने जन्म दिया हमारे को, लेकिन हमने जन्म कहां लिया? धरती पर। तो माँ बाप से भी ज्यादा जो कर्ज होता है वो धरती का होता है। इसलिए जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गरीयसी, यानी जो जननी और जन्मभूमि है वो क्या है? स्वर्ग से भी महान है। यानी एक सैनिक जो होता है उस सैनिक की इच्छा होती है कि मैं बार बार इस भारत मां पे जन्म लूं और बार बार ही सेवा करते हुए मैं शहीद हो जाऊं। मुझे स्वर्ग की चाह नहीं, क्योंकि स्वर्ग में क्या है? सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है, तो मतलब ही नहीं है। तो इसलिए एक सैनिक जो होता है वो हमेशा क्या करता है? इस भारत भूमि पर, मिट्टी पर जन्म लेकर के अपना जीवन यापन करना चाहता। तो प्रत्येक भारतीय ही चाहता है, हम भी चाहे कहीं पर भी रहे। तो हमारे देश में भी जो विदेशों में लोग, भारत के लोग गए हैं, उन्हें प्रेम से याद दिलाने के लिए कि आप इस देश के निवासी हैं, आप विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्योंकि भारत के जो लोग प्रवास, माइग्रेट होकर चले गए, क्यों गए? अच्छे नौकरी के तलाश में, अच्छे धंधे के तलाश में, अच्छे पैसे कमाने के तलाश में विदेशों में चले जाते हैं। लेकिन वो लोग फिर से भारत में आते हैं और देश के जो जनता है उनसे मोटिवेट होती है, और हम भी चाहते हैं कि वो जो लोग हैं वो अपनी जड़ों से जुड़े रहे। इसलिए क्या करते हैं? भारत सरकार हर साल जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। देखो इसका कारण ये है, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? हमने महात्मा गांधी को कौन जानता है? महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए थे, उसके बाद वो जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे। तो उसी भारत लौटते हुए वो गए थे काम करके वापस आ गए, और फिर उन्होंने भारत में बहुत बड़ा आंदोलन किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश को एकजुट करने का काम किया। तो इसलिए उनकी याद में क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये जो अपना भारत है वो भारत कहां स्थित है? भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है। तो कौन से गोलार्ध में? ये उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए एक यहां से एक रेखा और खींचते अपन, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जिसे कहते हैं अपन 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं इसको। और इसे वैश्विक मानक समय रेखा, यहां से हम भाग को, जो धरती को 2 टुकड़े करते हैं, हमने धरती के 4 टुकड़े किए, समझ में आया? 2 टुकड़े तो किए अपन ने उत्तर और दक्षिण में, और 2 टुकड़े कैसे किए अपन ने? पूर्व और पश्चिम में। यानी जो ब्रिटेन है, लंदन ब्रिटेन है, वहां ये 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, और यहां से हमने क्या करते हैं? ये 0 डिग्री देशांतर से लेकर के यहां तक जहां गोला खत्म हो रहा है, यहां इधर एक रेखा और गुजरती है जिसे अपन कहते हैं 180 देशांतर। क्या कहते हैं? 180 देशांतर। ये इधर आती है ये, और एक इधर आती है 180 देशांतर। समझना, 0 डिग्री देशांतर से लेकर के ये यहां संयुक्त राज्य अमेरिका तक, अलास्का तक 180 डिग्री देशांतर। 180 देशांतर उधर है, और 0 डिग्री देशांतर से इधर 180
इधर है। धरती 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की दो गतियां होती है। कौन कौन सी गति होती है? एक तो दैनिक गति होती है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने सूर्य है, मेरे सामने सूर्य है, मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, तो अब मेरा जो आधा वाला भाग है, मेरे जो यहां से पीछे क्या रहेगा? छाया। दिन रात कैसे बनते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। जो सामने के भाग है, जो सूर्य का सामने भाग आएगा, उस पर क्या होगा? उजाला होगा। जैसे जैसे मैं घूमता जाऊंगा, अब ये इधर क्या हो गया? उजाला। लेकिन यहां क्या हो गया? वापस ये इधर देखो, यहां क्या होगा? पीछे, इधर वापस, इधर उजाला, इधर वापस। ये 24 घंटे हो गए। यानी जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां क्या होता है? प्रकाश। और जो जब पृथ्वी की छाया दूसरे भाग में पड़ती है वहां क्या होता है? अंधेरा। तो दिन रात ऐसे ही बनती है। पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है, क्या? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वहां पर क्या है? जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां प्रकाश पड़ता है तो उजाला होता है। लेकिन जब पृथ्वी के अपोजिट भाग होता है, यानी पीछे वाला भाग होता है, उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण क्या होगा? अंधेरा होगा। तो पृथ्वी की कौन कौन सी गति है? एक तो होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति से क्या होगा? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो जैसे ये वाला जो भाग है, ये सामने दिन होगा तो इधर क्या होगी? जैसे ये सूर्य है, ठीक है, आगे बढ़ जाते अपन। जिस प्रकार से ये आधा भाग अपन ने बांट लिया, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये सूर्य का प्रकाश यहां से पड़ रहा है, तो ये इस वाले भाग में क्या होगी? और इधर दिन, ठीक है। अब जैसे जैसे ये आता जाएगा, घूमती जाएगी पृथ्वी, तो जो भाग सामने आता जाएगा वहां क्या होगा? दिन होगा और पीछे रात हो जाएगी। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, पृथ्वी जिस गति पर घूमती है उस गति के कारण क्या होता है? दिन रात बनते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि भाई अक्षांश, अपन ने देखा था कौन कौन सी अक्षांश थी? ये कौन सी रेखा थी? 0 डिग्री। इसे क्या कहा था अपन ने? विषुवत रेखा कहा था या भूमध्य रेखा कहा था। भूमध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जमीन के बीचों बीच में है और ये धरती को दो भागों में बांटती है। एक भाग को उत्तर में बांटती है और दूसरे भाग को दक्षिण में बांटती है। अब देखिए, ये इस जगह बीच में, जमीन के बीच में दिन रात लगभग लगभग पूरे साल बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 12 ही महीना सूर्य की जो किरणें यहां पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए विषुवत रेखा यानी जमीन को दो भागों में बांटी। अब जैसे यहां से ऊपर जाते जाएंगे, 0 डिग्री से यहां 90 अक्षांश है और यहां पर भी 90 अक्षांश, तो कुल कितने अक्षांश हो गए? 180 प्लस 1, 181 अक्षांश। 90 तो ये, 90 ये और एक भूमध्य रेखा, समझा गया? यानी कुल 180 अक्षांश से तो होते हैं, जिसमें से भूमध्य जो रेखा है उसे अपन क्या कहेंगे? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब यहां से 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे, ये कहलाती है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा जिसे क्या कहेंगे? मकर रेखा। क्या कहेंगे इसको? मकर रेखा। अब देखिए, यानी हम भूमध्य रेखा से क्या है? उत्तर में स्थित होने के कारण क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम भूमध्य रेखा के दक्षिण में होते तो कौन से गोलार्ध में होते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। तो एक तरफ तो क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होने का कारण क्या है? हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, ठीक है। ये यहां से अक्षांश नापा जाता है
जिससे अपन स्थिति अवस्थिति कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी पर खींची जाती है। काल्पनिक रेखाएं, ऐसी रेखाएं किसी भी नहीं है, लेकिन हम मानते हैं काल्पनिक रेखाएं हैं ये, और ये भूमध्य पृथ्वी पर ऐसा माना जाता है समय के आधार पर और दूरी के आधार पर। और तो ये हो गए उत्तर से दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध हो गया इधर, और इधर क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी मैं कहूंगा कि भारत की जो उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर में है। यस, नहीं है, यानी समझ में आया उत्तरी गोलार्ध। चलो आगे आ जाओ। ये क्या है, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जिसे अपन, ये 0 डिग्री देशांतर, वहां 0 डिग्री अक्षांश जो था वो क्या था, वो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रहा था। कौन कौन से भाग थे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इधर वाला भाग कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यानी देखिए जो खड़ी रेखाएं होती है वो पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में बांटती है, और जो आड़ी रेखाएं होती है वो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांटती है। समझ में आ गया, ठीक है। अब जो खड़ी रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं होती है, वो 360 होती है। कितनी होती है, 360 होती है। और इसी के आधार पर हम समय निकालते हैं। क्या निकालते हैं, समय। मैंने इससे कहा था ग्रीनविच रेखा, मानक समय रेखा। ठीक है, यहां से पूर्व वाला भाग और यहां से पश्चिम वाला भाग, देखना 180 जो देशांतर है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समझना, यहां से 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक आधा जो भाग है, वो जिस भाग में रात होती है वो 1 दिन बाद आएगा, जिस भाग में दिन पहले होता है वो 1 दिन पहले आएगा। जैसे मान लीजिए आज यहां भारत में 2 दिसंबर है, तो अमेरिका में 2 दिसंबर कब होगी, कल होगी, 1 दिन बाद। क्यों, क्योंकि हम 1 दिन पहले हैं, यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। जब ग्रीनविच रेखा से, यानी लंदन से जापान तक, कहां, जापान तक 180 डिग्री, यानी आधा भाग लंदन से जापान तक अपने बांट दिया, तो ये वाला जो भाग है वहां पर क्या होगा, दिन। तो उधर वाले भाग में क्या होगी, रात होगी। समझ गए। तो ये जो दिन रात का, इसीलिए देशांतर रेखाएं समय रेखाएं होती है। देशांतर रेखाएं क्या होती है, समय रेखा होती है। अब आगे आपके जो एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन भी आएंगे। तो अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति, अवस्थिति और विस्तार की। ठीक है, ये चीज समझ ली अपन ने। ये क्या है, विषुवत रेखा। ये क्या है, मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं इसको, ग्रीनविच। और यह है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब यहां से अपन उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए देखिए हमारा जो भारत है, अब देखो क्या हुआ, हमने लिखा था उत्तरी से उत्तरी, उत्तर से उत्तर में। अब भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और इसीलिए क्या है कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो हमारी जो भारत की जो देशांतरीय स्थिति, ये कौन सी रेखा है,
जो खड़ी रेखाएं होती है वो कौन सी होती है? आड़ी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो ये जो खड़ी रेखाएं हैं उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो भारत की जो देशांतर स्थिति है वो डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। क्या है ये? कोई काम है क्या? हाँ, पूर्वी देशांतर। और ये इधर क्या आएगा वापस? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ में आ गया? यानी भारत क्या है? पूर्वी गोलार्ध में है, इसीलिए 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आया। अब देखिए, भारत का ये अरुणाचल प्रदेश है और ये है गुजरात। यानी भारत का सबसे पूर्व का राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। या अरुणाचल प्रदेश 25 मिनट। अब देखिए, हमारा जो भारत है वो 29 डिग्री लगभग 29 अक्षांश में फैला हुआ। कितना? 29 अक्षांश में फैला हुआ है और 29 देशांतर में भी 29 फैला हुआ है। कितने? 29 देशांतर में ये फैला हुआ है। समझ में आया? अब देखिए, भारत में सूर्य को पार करने के लिए, पृथ्वी को घूमने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। यानी 1 मिनट में, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 111 किलोमीटर 2 देशांतर के बीच की दूरी होती है। 68/7 से 69/7, फिर 70/7, 71/7, 72/7, 73/7। ये इस प्रकार के जो देशांतर होते हैं ना, उनके बीच की जो दूरी है वो क्या? 111 किलोमीटर होती है। यानी पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, एक देशांतर को वो 4 मिनट में पार कर लेती है। सूर्य की जो किरणें होती है 4 मिनट में 111 किलोमीटर चली जाती है। तो ये भारत का जो समय है 29 डिग्री, यानी 15 चौका 60, 15 × 4, यानी आधे भारत तक आने में 60 मिनट लगते हैं। फिर आधे में 60 मिनट, यानी 120 मिनट। लगभग 2 घंटे सूर्य की जो किरणें अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आने में लगती है। लेकिन फिर भी घड़ियां समय एक जैसा क्यों बताती है? उसके पीछे का कारण ये है। हाँ, सबसे पहले देखो, भारत में अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में सूर्यास्त जो है वो गुजरात में होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की पहली किरण पड़ती है, इसलिए इसे पूर्वांचल भी कहा जाता है। क्या है? गुजरात में सबसे बाद में सूर्य आता है और सबसे बाद में जाता है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि एक 82.5 डिग्री जो देशांतर था उसे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्या है? भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। क्या माना? भारतीय मानक समय रेखा माना। इससे क्या होगा कि यहां तक जो सूर्य की किरणें आएगी वो, यानी सूर्य जब यहां आएगा तब पूरी तारीख मान लो। जब सूर्य 82.5 डिग्री पे आएगा तब क्या है? घड़ियां सबकी बराबर कर दो। जो समय 82.5 डिग्री पर होगा वही समय पूरे भारत में लागू होगा, और इसीलिए हम इसे भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? भारत से मैंने बताया था 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये कर्क रेखा यहां से गुजरती है। ये 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। अब देखिए, यानी यहां से देखो 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा दूर है, कर्क रेखा से 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा दूर है, और इसीलिए हम इसे कर्क रेखा कहते हैं। अब देखिए, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? पिछली बार वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आया था तुम्हारे, इस बार भी आ सकता है कि भारत से कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये जाएगा, देखिए इसका एक सूत्र होता है याद करने का, क्या है? राम जा के छह पंगु मित्र। हाँ, पंगु मित्र। अब देखो, ये राज्य साइलेंट, कर्क रेखा गुजरने वाले जो राज्य है उनके नाम याद करने का एक सूत्र है कि भाई राम जाके 6 पंगु मित्र। पंगु मित्र, रा यानी राजस्थान, मैं यानी मध्य प्रदेश, जा झारखंड, नहीं केरल नहीं, ये के साइलेंट रहेगा बेटा, के नहीं होगा, ये के को भी आप हटा सकते हो, ये साइलेंट रहेगा, मतलब याद रखने के लिए। ठीक है, 6 छत्तीसगढ़, हाँ, प यानी पश्चिम बंगाल, गे यानी गुजरात, पंगु गुजरात, मिजोरम नहीं, हाँ मिजोरम और त्रि यानी त्रिपुरा। समझ में आ गया? एक लाइन याद रखो, राम जाके 6 पंगु मित्र, यानी कर्क रेखा गुजरने वाले राज्य। ठीक है, अब आते हैं अपन आगे, कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? सबसे उत्तर का जम्मू कश्मीर, और सबसे दक्षिण का राज्य कौन सा है? नहीं, ये कन्याकुमारी केरल में, ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में बेटा, ये है सबसे दक्षिण का राज्य है, वो तमिलनाडु है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों की। अब देखो ऐसा है, अगर अच्छे पड़ोसी होते हैं तो जीना आसान होता है, हैं? प्रेम भाव रहता है, बोलचाल रहती है, हैं? अपने पड़ोसी को कोई तकलीफ होती है तो अपने सामने आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर पड़ोसी बदमाश हो तो हमेशा सोच करके चलना पड़ता है, सतर्क रहकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अपने भारत के जो पड़ोसी देश है वो भी ऐसे ही है, यानी हमारे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है, और दुश्मन भी सबसे ज्यादा, दुश्मनों से भी सीख देखने को सीख मिलती है। जिस व्यक्ति के ज्यादा दुश्मन होते हैं वो हमेशा सतर्क रहता है, जिसके ज्यादा दुश्मन होते हैं वो हमेशा सतर्क रहता है और तैयार रहता है, और बहुत सबसे ज्यादा दोस्त होते तो वो आलसी हो जाता है। इसलिए भारत का सारे के सारे जो है वो 1-2 राज्यों को छोड़ करके सारे के सारे भारत के दुश्मन है, और वो हमेशा भारत को बर्बाद करने पे और बदनाम करने पे तुले रहते हैं। देखो, भारत का सबसे जो बड़ा पड़ोसी देश है वो है चीन। दूसरा है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। फिर आगे है भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, है ना?
और ये यहां थोड़ी सी सीमा अफगानिस्तान की भी लगती है, और इधर नीचे है श्रीलंका, और ये बर्मा, म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है। हाँ, और ये इधर एक श्रीलंका। हाँ, ये किधर नीचे है? श्रीलंका। हाँ बेटा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत का ही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये दोनों भारत के हैं। इधर ये जो लक्षद्वीप है ये भी भारत का ही है। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान आजकल अपने फूफा की गोद में जाके बैठ गया। इसका फूफा कौन है? अमेरिका। उसकी गोद में जाके बैठ गया, दूसरे के दम पे मेंढकी की तरफ फुदक रहा है। उसको पता नहीं कि भारत उसका बाप है। हाँ, सही बात है भाई। ऐसा है कि बांग्लादेश किसने बनाया? भारत ने बनाया। पाकिस्तान किसने बनाया? भारत ने बनाया। तो बाप ही है? बेटा चाहे कितना भी फुदक लो, पर बाप बाप होता है। सही ना? अभी थोड़े दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर किया, आपको याद है? सब अच्छे से तो सिंदूर लगा दिया भारत ने। वो तो जाकर के उठे वहां जाकर, बेटा अरे मेरा बाप बचा ला, न हो तो हमारा हारे सिंदूर लगा देगी। ये भारत की एक नीति है जिसे अपन गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं। शांतिपूर्ण, हम आगे होकर कभी किसी को तंग नहीं करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की हमारे देश की अवधारणा रही है। हम पूरे भारत में पहले पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम शांति के साथ रहते हैं। अगर तुम हमारे शांति में खलल करोगे तो हम चुपचाप थोड़ी बैठेंगे। अच्छे को सिंदूर लगा के निपटा दिया, अपन वो निपटा देंगे। तो आजकल वो कौन सा देश? अमेरिका भी फड़फड़ कर रहा फूफा। हाँ, तो पाकिस्तान अमेरिका गोदे बैठा हुआ ना, लेकिन समय बड़ा बलवान है। सही ना? कि समय बड़ा बलवान है, नई पुरुष बलवान, कागा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। समय आने पर अनमोल रतन रोडी में फेंके जाते हैं, समय आने पर उजड़े के छड़े ब्याज बिक जाते हैं। तो ये तो समय है। अमेरिका ने पाकिस्तान अमेरिका के गोद में जाके बैठा, तो हमारे भारत में हमने भी दोस्ती कर ली। हाँ भाई, दोस्त दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, यही चल रहा ना। तो भारत का एक सबसे पुराना और परम मित्र है, वो है रूस। हाँ, भारत का सबसे अच्छा दोस्त है रूस। दुनिया में पूरी दुनिया अलग हो जाए, पूरी दुनिया चाहे भारत को दुश्मन बन जाए, पर ये जो रूस है ना, ये हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। यानी सच्चा साथी अपन कह सकते हैं, सुख दुख का साथी कह सकते हैं अपन। और अमेरिका को मिर्ची भी इसी बात से लगी भाई कि भारत और रूस की दोस्ती इतनी गहरी क्यों है। गहरी है तो मैं इसमें तोड़ने की कोशिश करता हूं। तो अभी क्या, ट्रंप ने एक क्या लगाया, उस पर टैरिफ लगाया भारत पे। क्या लगाया? भारत पे टैरिफ लगा दिया कि आपको 25% कर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भारत से जो सामान अमेरिका जाएगा। क्या भारत से अमेरिका सामान निर्यात होगा, उस सामान पर भारत को क्या देना पड़ेगा? 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स क्यों लगाया? दोनों एक दूसरे के दोस्त है, मित्र है, और अमेरिका चाहता है कि भाई इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। भारत क्या है, अमेरिका रूस से तेल खरीदता है, और तेल भी क्या है, डॉलर में नहीं खरीदता है। डॉलर अमेरिका की करेंसी है, और भारत तेल सीधा रुपए में देता है। और रूस और भारत की दोस्ती का, यार आपा तो दो ही दोस्त है ना, थारे जो चीज सारी तुम्हारे को ले ले, मारे जी चीज सारे मानू को ले ला, तीसरा ने बीच में और का घुसेड़ा। तो भारत का पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन सच्चा मित्र है, वो है रूस।
हाँ, वो कदी न रूस है। रूस भारत से कदी न रूस है। हमेशा लॉकडाउन में न रूसो, न रूसो नहीं, हम न रूसो। हाँ, कभी नहीं रूसता। नाम रूस है पर भारत से कभी नहीं रूसता है। यहां तक कि यहां एक मेरी बात सुनो बेटा, रूस की एक युद्धपोत टेक्निक है S-400 S-300, यानी रूस के पास ऐसे हथियार है जो 400 किलोमीटर फैले अगर कोई विमान भारत के ऊपर हमला करने आ रहा है तो वो डिटेक्ट कर लेगा, आ रही हो, फिर मिसाइलें छोटी और वो आसमान में ही निपटा देगी बने। ऐसा रूस के पास हथियार है। तो रूस ने क्या किया, भारत को दे दिया, गले यार तुम भी हमारे, तू मेरा दोस्त है, मैं मेरी रक्षा कर रहा हूं, तू भी अपनी रक्षा कर। किनसे? ए गुरगांव, इमो इमो और इमो। ये भारत के, क्योंकि सारे के सारे जो भारत के जो दोस्त है वो दोस्त नहीं होकर के दुश्मन है। और ये चाहते, देखो ये जो चीन है, इस चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। और दोनों दोस्त है वहां। ए चोर चोर मोशेरा भाई है। हाँ, ये दो चोर है और दो मोशेरा है। मतलब ये सामने बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी सामने अंदरूनी चाल बुग रहा है। अपने भी गांव में आदमी हो ना, देखो अंतर्मुखी और बहुमुखी दो तरह का मनक है। एक तो ईश्वर है जिसको कोई पता ही नहीं चले, वो की कांड कर देगी। और एक आदमी ऐसा होता है जिसका पता रहता है कि भाई क्या करेगा, है ना। बहुमुखी व्यक्ति का पता चलता है और अंतर्मुखी को कुछ पता नहीं चलता है। तो भारत के जो पड़ोसी देश है वो दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। भारत में चाइना शुरू से दुश्मन रहा है। 1947 में ये बच्चा पैदा हुआ, तब से ये भी दुश्मन ही अपना, ठीक है। दूसरा, ये बांग्लादेश, समझना बेटा, ये बांग्लादेश है, ये भी भारत का दोस्त नहीं है। हाँ, और भारत को खा रही हो, और भारत को खा रही हो है, और उठाना दुनिया भारत की दे रही है। यह इसको सपोर्ट करता अंदरूनी रूप से, पाकिस्तान सपोर्ट करता है। और ये भी क्या है, सीमा, ये भारत की जो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा लगी हुई है, 4096 किलोमीटर। भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, उसके बाद देश है। ये बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। बांग्लादेश सर्वाधिक लंबी सीमा, जिसे अपन जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा, चीन अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर के कश्मीर तक बनाता है, जिसे अपन मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, ठीक है। तीसरा, पाकिस्तान, ये जो सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा पाकिस्तान की है रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। और अफगानिस्तान के साथ भारत की केवल 89 किलोमीटर सीमा लगती। कितनी? और उसे डूरंड रेखा कहते हैं। क्या नाम उसका? डूरंड रेखा। तो पाकिस्तान के साथ भारत की रेड क्लिफ रेखा, चीन के साथ मैकमोहन रेखा, और अफगानिस्तान के साथ जीरो लाइन। और एक है म्यांमार, ये भी भारत का पड़ोसी देश है, इसके साथ भी लगती है, जिसे अपन बर्मा कहते हैं। और फिर भूटान, नेपाल। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं?
यहां तक समझ में आ गया? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, फिर हाँ, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी कितना है? और भारत लगभग पूरी दुनिया के 2.4% क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी 7वां बड़ा देश है। भारत से केवल 6 बड़े देश है और जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरा। पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में पाई जाती है और उसके बाद भारत में पाई जाती है। तो हमारे देश में डेवलपमेंट हुआ ही है। एक समय था कि भारत के लोग खाने का जो अन्न था वो भी हम अमेरिका से आयात करते थे, और एक आज का समय है, हरित क्रांति के कारण हमारा जो देश है वो चीन को, अमेरिका को खाने पीने की चीजें, गेहूं और चावल निर्यात करता है, यानी बेचता है। और एक समय था कि हम लेते थे, लेकिन अब अच्छा है कि हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है और अब अभी वर्तमान में हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी हमारे से अमेरिका, रूस, अमेरिका, चीन और जर्मनी, ये 3 बड़े देश हैं जिनकी अच्छी खासी पैसे हैं, अच्छी खासी कमाई है, हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं। और उसके बाद चौथा भारत का नाम है। आने वाले समय में हम जो जर्मनी है उसको अपन बीट कर देंगे और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब भारतीय केंद्रीय स्थिति। भारत के जो ये हमारा जो भारत है, भारत के पूर्व में बंगाल खाड़ी है। क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, नीचे है हिंद महासागर। दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर है। अब आप विचार करो भारत कितना महान था कि उस जमाने में दुनिया के महासागरों का नाम भी भारत के ऊपर रखा जाता था कि हिंदुस्तान का महासागर, इसलिए इसका नाम क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, अरेबियन सी, अरब सागर। अब ये अरब सागर यहां से क्या है, प्राचीन काल में हम यूरोप और अरब जो कंट्री है, मक्का मदीना है, इधर ईरान, इजराइल और इसके साथ में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, इनके साथ अपना व्यापार होता था। इसलिए ये अरब कंट्रीज के जो व्यापारी है, ये अरब कंट्रीज के व्यापारी भारत आते थे, इसलिए इसका नाम अरेबियन सी, यानी अरब सागर पड़ा। बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश के कारण पड़ा और बांग्लादेश भारत का ही बच्चा है। अपन नहीं तो बना इसको। और लेकिन ये पूरा जो महासागर है, देखो पूरा महासागर है, वो पूरा का पूरा महासागर हिंद महासागर है। ठीक है, ओके, क्लास खत्म। समझ में आ गया पाठ?